स्वागत है आपका एग्जाम वाइल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और जैसा कि आपको पता है कि हमारी दो सीरीज चल रही है, जिसमें एक में हम एमपीजीके को देख रहे हैं और दूसरे में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हम क्या आयोग। ठीक, तो आयोगों में आज हम जिस आयोग को पढ़ने वाले हैं वो है क्या, सूचना आयोग। ठीक है, सूचना आयोग पढ़ने वाले हैं आज हम। और उससे पहले जितने भी आयोग आपने पढ़े हैं उम्मीद है कि आपने उनका प्रॉपरली रिवीजन किया होगा और आपको ये सीरीज हमारी जो है वो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो सूचना आयोग पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि सूचना आखिर होती क्या है स्टूडेंट्स, है ना। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता क्या है, सूचना का मतलब होता है जानकारी, सूचना, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जो आप जिससे आप नॉलेज ले सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको सूचना आयोग के बारे में बता रही हूँ तो मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, एक तरीके से जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, हम जब भी हमें किसी विषय पर बोलना होता है या हमें अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है, ठीक है, अभिव्यक्ति सुनकर आपको याद आ गया होगा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 याद आ गया होगा, जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ना, जो भारतीय संविधान में 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, उसमें आपने देख लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, मौलिक अधिकारों में भी कौन से मौलिक अधिकार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के अंतर्गत इसको शामिल माना गया। तभी ऐसा लगा कि यार सूचना आयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी विषय पे अभिव्यक्ति या विचार तब रख पाएगा जब उसे उस संबंध में क्या हो, जानकारी हो, उस संबंध में नॉलेज हो। ठीक है, और यदि हमें उस संबंध में किसी व्यक्ति को जानकारी हो ही ना तो वो अपने विषय मतलब विचार कैसे रख पाएगा। ठीक है, तो इसी का भाग मांगते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लाया गया। ठीक, अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, जो भी कोई भी ऐसे निकाय हैं जो मतलब क्या है, संवैधानिक निकाय हैं या उन्हें किसी संवैधानिक निकाय या राज्य या केंद्र द्वारा बनाया गया है, संसद द्वारा बनाया गया है या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया, कोई भी निकाय वो इसके दायरे में आता है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि ऐसे निकाय जो क्या करते हैं, सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जिसमें कोई सरकार के कानूनों द्वारा उसकी स्थापना की गई है, तो ऐसे सारे निकायों से आप क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे आप मतलब इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसे आप बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब हम मतलब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी, जब मैं आपको आर्टिकल 19 बता रही होंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे उसमें शामिल है। ठीक है, वहीं पर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई सूचना का अधिकार को क्या करा गया, उसी में शामिल किया गया। और ये हमारे वर्डिक नहीं है, ये क्या किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में अपनी एक केस के दौरान ऐसा कहा कि जो सूचना का अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार तभी अभिव्यक्त कर पाएगा जब उसके पास जानकारी है। ठीक है, तो ये आरटीआई एक्ट क्या करता है, आपको किसी भी विषय में संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है सरकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए और सरकार पर एक तरीके से निगरानी रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सरकार जिस भी तरीके के पैसों का यूज कर रही है या धन का यूज करती है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो जनता का ही रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको पता हो कि सरकार क्या योजनाएं बना रही है, क्या कर रही है, तो ये सारी जानकारियां आपको क्या मिलेंगी, इसके द्वारा आपको मिल सकती है। कुछ नहीं, प्रोसेस इतनी लंबी नहीं है, प्रोसेस अगर आपको देखना हो तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाई जाती है तो उस लगाने के 30 दिन के भीतर उसे जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही अगर यदि उसका प्रश्न हो, सूचना जिस तरीके की मांगी जा रही है और वो सूचना उस व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो ऐसे में वो सूचना उसको कितने देर में, 48 घंटे में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अब मान लीजिए 30 दिन का समय है, ठीक है, मैंने कोई सूचना मांगी, अब 30 दिन के भीतर मुझे सूचना नहीं मिली और वो समय अवधि क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो ऐसे में मैं अपनी शिकायत कहाँ कर सकती हूँ, मैं अपनी शिकायत जाके सूचना आयोग में कर सकती हूँ, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को देखेंगे। ठीक है, और यदि मैं कोई दी गई सूचना जो ऐसी है जो भ्रामक है, भ्रामक मतलब गलत है, जो मतलब सही नहीं लग रही है हमको, या फिर मैं उस सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ, तो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल अधिकार है हम लोगों के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस देश में कैसा करता है, जो इस देश में क्या करता है कि भ्रष्टाचार को पे नियंत्रण तो रखता ही है, साथ ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। इससे क्या आएगा, इससे सरकार में या शासन में जवाबदेही आएगी। क्यों, क्योंकि उनसे सूचना के द्वारा हम उनसे क्या करेंगे, हम उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो उनमें जवाबदेही आएगी, पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये जो सूचना का अधिकार है। साथ ही आज हम पढ़ने वाले सूचना आयोग। अब आपको पता चल गया होगा कि सूचना आयोग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना। शुरुआत करते हैं सूचना आयोग में। 1766 में
स्वीडन में सूचना का अधिकार दिया गया। ठीक है, सबसे पहले बात आप देखेंगे तो कहां पर, स्वीडन में 1766 में स्वीडन में क्या किया, सूचना का अधिकार दिया गया। 1997 में, इससे पहले 1990 में कुछ जो हमारे संगठन रहते हैं, है ना, बहुत से तरीके के सामाजिक संगठन रहते हैं, उन लोगों के द्वारा भी मांग की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट भी आ चुका था 1990 के टाइम पे कि भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर का ही पार्ट है। ठीक, तो 1997 में एक कमेटी का गठन हुआ, उसका नाम था एच.डी. शोरी समिति। इस समिति ने तमिलनाडु और गोवा इन दो क्षेत्रों में क्या हुआ, इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में और गोवा राज्य में आरटीआई एक्ट लाया गया, सूचना का अधिकार कानून लाया गया। और मध्य प्रदेश में भी 2002 में इसको लाया गया। पर ये क्या हुआ, ये राज्य स्तर पे थे। आपको पता है इसको एक केंद्रीय रूप मिलना जरूरी था। अगर मान लीजिए तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश ने कर लिया, फिर भी जनता के तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अधूरे रह जाएंगे और हमारा पूरा देश भी अभी से शुरू था। तब 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को लाया गया। मैं विधेयक बोल रही हूँ, उसका मतलब ये है कि ये क्या नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। जब भी कोई बिल, जब तक कानून नहीं बनता, हम उसको क्या बोलते हैं, विधेयक या बिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल आया गया लेकिन ये पारित नहीं हो सका। फिर हम देखते हैं 2005 में, आप लोग पढ़ते होंगे आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005। तो सूचना का अधिकार, अगर मैं आरटीआई बोलूं, आरटीआई, तो आप लोग उससे समझेंगे क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। 12 मई 2005 को वो क्या हो गया, पारित हो गया। साथ में आप देखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 12 अक्टूबर 2005। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है कि इस अधिकार अधिनियम में आप चाहें तो उसकी पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं। बहुत सी धाराएं, इनके कार्यों से संबंधित, सेवा शर्तों से संबंधित, ठीक है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें सूचना आयोग पढ़ना है। तो हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम की धारा 12 और धारा 15। धारा 12 में कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग होगा, एक सेंट्रल स्तर पर क्या होगा, एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा। और धारा 15 में कहा गया है राज्य स्तर पर क्या होगा, राज्य स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं इनकी स्थापना। यदि हम देखें तो सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 2005 केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005, मैंने आपको बोला ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आधार क्या है, यही अधिनियम आधार है और ये अधिनियम के थ्रू बनी हुई एक बॉडी है या निकाय है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रकृति कैसी हो गई, सांविधिक निकाय। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना किसी अधिनियम के थ्रू हुई है ना। यदि हम बोलते हैं कि संविधान के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय। अब ये कैसा निकाय, सांविधिक निकाय। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। आधार क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के अनुसार, वो मैं आपको यहाँ पर क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब यदि देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर आयोग का एक ना कोई मंत्रालय होता है जो उसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक मंत्रालय काम करता है। ठीक है, प्रथम आयुक्त कौन है, वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला कौन है, दीपक संधू। प्रथम महिला दीपक संधू है और अब तक सूचना आयोग में केवल 2 ही महिला क्या बनी है, आयुक्त बनी है। एक दीपक संधू और दूसरा है सुषमा। ठीक है, ये 2 महिला ऐसी है जो क्या है, आयुक्त बनी है। ठीक, वर्तमान आयुक्त कौन है, वाई.के. सिन्हा। ठीक है, चलिए अब हम अधिनियम को विस्तार से पढ़ेंगे। धारा 12 में, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग का हम बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सूचना आयोग लिखा है लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट मिलेंगे आपको किससे मिलेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले धारा 12(1) में कहा गया है कि केंद्र के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा और गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है केंद्र सरकार। 12(2), 12(1) हमें धारा 12 को पूरी तरह से देखना है क्योंकि 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। अब हम 12(2) देखेंगे, इसकी संरचना। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, है ना। अधिकतम लिखा है, मतलब मिनिमम आप कितने भी रख सकते हैं, मिनिमम हो सकता है 5 और 6, लेकिन अधिकतम 10 से अधिक संख्या नहीं होगी। एक सूचना आयुक्त और अधिकतम 10, क्योंकि कभी कभी आप क्या होता है, आप ढूंढते हैं ऑनलाइन कि भाई सदस्यों के नाम भी देखें तो आपको दिखते हैं 5 ही या 6 सदस्यों के नाम, तो हो सकता है 6 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 10 तक हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है,
धारा 12(3) क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है? इनकी एक चयन समिति होती है, यानी कि एक कमेटी होती है जिसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरे विपक्ष के नेता और तीसरे आपको लिखा है प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री जिसको क्या किया जाएगा? नामित किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ये 3 लोग होते हैं। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात एक जरूरी है कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति इस वक्त विपक्ष का नेता नहीं है। आपको पता है कि अपोजिशन में भी अपोजिशन लीडर बनने के लिए भी उस पार्टी को एक मत हासिल करना पड़ते हैं कुछ, ठीक है। मान लीजिए कोई विपक्ष का नेता उस समय नहीं है, तो जो भी उस समय जो सबसे बड़ा दल होगा, एक रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी बाकी बची हुई पार्टियों में सबसे बड़ा दल होगा, उसके नेता को ही क्या बोलेंगे? उसके नेता को ही शामिल किया जाएगा विपक्ष के नेता के रूप में, ठीक है। धारा 5 और 6 योग्यता से संबंधित है। योग्यता से संबंधित यहाँ पर दो बातें लिखी गई है, ठीक है। पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किससे संबंधित हो? विधि से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित हो, समाज सेवा से संबंधित हो, उसके अलावा भी इसमें आप बहुत सी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इन सब से संबंधित हो या जनसंपर्क और इन सब का अनुभव रखता हो, ठीक है, प्रशासन, विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब का अनुभव रखता हो, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है? इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। और यदि 12(6) की बात करें तो योग्यता में एक और बात कही गई है कि वो व्यक्ति राज्य विधायिका में शामिल नहीं होना चाहिए, संसद का मेंबर नहीं होना चाहिए, साथ ही वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट देखते हैं, हमने बहुत सी जगह बताया कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें साथ में लिखा है वह संसद और राज्य विधायिका में भी शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12(7) में मुख्यालय मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो 12(7) में क्या बताया गया? मुख्यालय के बारे में बताया गया, ठीक। धारा 13, यदि हम धारा 13 को पढ़े, यहाँ पर स्टूडेंट्स 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना ही है, लेकिन धारा 3 में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बताना आपको जरूरी है, क्योंकि हमें इसकी पदावधि वगैरह के बारे में, सेवा शर्तों के बारे में धारा 13 से ही पता चलेगा। स्टूडेंट्स क्या हुआ था यहाँ पर लिखा नहीं, जिसे मैंने आपको ये बताया नहीं, संशोधन, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम में 2019 में 1 अगस्त 2019 में क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? संशोधन आपको इस धारा 13 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। धारा 13(1) और 13(2) पदावधि बताती है, किसकी? अध्यक्ष की और सदस्यों की। 13(1) में अध्यक्ष और 13(2) में सदस्य, ठीक है। इन क्या बताया गया है? पहले इनकी पदावधि लिखी हुई थी 5 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। अब 2019 के बाद से जब इसमें संशोधन कर दिया गया, तो पदावधि और सेवा शर्तों के निर्धारण की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? केंद्र सरकार को, कि इनकी पदावधि और सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेंगी। और केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या किया? नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके इनकी पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण कराया, ठीक है। तो ये तो चेंज हो गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों की क्या होगी? पदावधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार ने, है ना। और 24 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने क्या करा? एक अधिसूचना जारी करी, ठीक है। उस अधिसूचना द्वारा मतलब केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि इसकी नोडल एजेंसी कौन है? कार्मिक मंत्रालय। उन्होंने कहा कि आयोग की अधिकतम पदावधि, आयोग की क्या पदावधि क्या होगी? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होगी। और सदस्य और अध्यक्ष क्या हो सकते हैं? उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। पुनर्नियुक्ति नहीं है इसमें, आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो और भी आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुनर्नियुक्ति नहीं। ये 2 चीजें। धारा 13(3) में शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को। धारा 13(5) में दिया है वेतन और सेवा शर्तें। हमने बोला था 2019 में क्या किया गया? चेंज किया गया, जिसमें वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर वही 24 अक्टूबर 2019 को पदावधि के बारे में भी अधिसूचना, और किसके बारे में भी? इनके वेतन के बारे में भी। तो इन्होंने बताया 2019 में कि जो अध्यक्ष होंगे उनका वेतन होगा 2,50,000 रुपए, और जो मेंबर होंगे उनका वेतन होगा 2,25,000 रुपए, ठीक है। धारा 14 एक इनके हटाए जाने के बारे में वर्णन है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? इनको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति इनको हटाएंगे, लेकिन क्यों हटाएंगे? यदि इन पे कोई मिसबिहेवियर यानी कि कदाचार है ना, साबित कदाचार और अक्षमता है ना, यदि अक्षम है तो इस आधार पर इनको हटाएंगे। और प्रक्रिया कैसी होगी? सर्वोच्च न्यायालय इनकी जांच करेगी और ये इस तरीके की प्रक्रिया से इनको हटाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आधार भी हैं जिनसे राष्ट्रपति डायरेक्ट इनको हटा सकता है। यदि कदाचार और अक्षमता है तो ये जांच की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लेकिन कुछ अन्य आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, और वो अन्य आधार कहाँ दिए हुए हैं? धारा 14(3) में।
राष्ट्रपति द्वारा हटाने के अन्य आधार, इसमें बहुत से अधिकार आधार है स्टूडेंट, जैसे वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, ठीक है, और वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर हो, है ना, अनुचित उसने कहीं और से वेतन प्राप्त कर रखा हो, ठीक, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको अक्षम बनाती हैं, ठीक है। तो उन ये जो धारा 14(3) है उसमें उन आधारों का उल्लेख है जिस आधार पर उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, राज्य सूचना आयोग के बारे में। अभी हमने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है, ठीक है, कि पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, और उसके बीच में मैंने यहाँ पर लिख दिया है मध्य प्रदेश सूचना आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम आयोग पढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें अपडेशन हो सकता है ना, जैसे अध्यक्ष बदल सकते हैं, तो आप क्या करा करिए, उसमें थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ के रखा करिए, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या देखा था, धारा 14 को देख लिया था कि इनको राष्ट्रपति द्वारा दो तरीके से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और अक्षमता, तो वो प्रक्रिया होगी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के समान। और राष्ट्रपति इनको हटाने के अन्य आधार, वो जो जिस आधार पर राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट हटा सकते हैं, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया दिवालिया हो जाए, है ना, वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, कहीं और से वेतन प्राप्त कर ले, लाभ का पद प्राप्त कर ले, ठीक है, कोई अपराध में दोषित हो जाए, इतने कुछ आधार है, और भी आपको देखने को मिलेंगे। ये धारा 25 और 27, यहाँ ये दो धाराएं और हम देखेंगे, ठीक है। धारा 14 के अलावा आपको अगर सूचना आयोग के कार्यों के बारे में पूछ लिया जाए तो आप 18, 20, है ना, 18, 19, 20, यहाँ पर ये कुछ धाराएं जहाँ पर है ना उनके शक्तियां और कार्यों के बारे में, है ना, कि शक्तियां क्या है, उनके पावर्स क्या क्या है और कार्य क्या क्या है, ठीक। अब धारा 25 में हम देखेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, केंद्र सरकार को, और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राज्य सरकार को। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, मैं देख लूं वीडियो प्रॉपर चल रहा है, ठीक, ठीक है, ठीक। तो केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, केंद्र सरकार को, और राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राज्य सरकार को। जो रिपोर्ट सूचना आयोग सरकार को देंगे तो केंद्र सरकार उनको कहाँ रखवाएंगी, संसद पे, और राज्य सूचना आयोग की जो रिपोर्ट है उसे राज्य सरकार राज्य विधायिका में रखवाएंगे, ठीक है। और धारा 27 में लिखा हुआ है नियम, देखो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए नियम कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार, और राज्य सूचना आयोग के लिए नियम कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और ऐसे जो नियम बनाए जाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए, इन्हें केंद्र सरकार संसद में और राज्य सरकार राज्य विधायिका में 30 दिनों के लिए रखवाएंगी, ठीक है। केंद्र सरकार संसद में 30 दिनों के लिए और राज्य सरकार राज्य विधायिका में 30 दिनों के लिए रखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट और नियम के बारे में भी हमको पता चल गया। अब हम आते हैं राज्य सूचना आयोग में। कुछ नहीं, वही कॉपी है जैसा हमने केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा, सेम वैसे ही राज्य सूचना आयोग के बारे में बातें हैं। पहली बात तो उसका गठन कैसे होता है, राज्य सरकार के द्वारा, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा। वहां धारा कौन सी थी, 12, यहाँ 15। संरचना वही, एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने सदस्य, 10। एक सूचना आयुक्त होगा, राज्य सूचना आयुक्त, और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त। नियुक्ति किसके द्वारा, वहां केंद्र सरकार, वहां राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी चयन समिति की सिफारिश पे, है ना, और यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पे। अब इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका में विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री, वही कैबिनेट मंत्री जिसे मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया हो, नामित किया गया हो, ठीक है। पदावधि, पदावधि का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट रखना है स्टूडेंट्स। वहां हमने पढ़ा था संशोधन हुआ और केंद्र सरकार क्या है, पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। सेम यही यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि राज्य सरकार करती है, यहाँ पर भी पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा। जब संशोधन किया गया तो ये किया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग दोनों में पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर 3 वर्ष और 65 वर्ष ये बताया हुआ पदावधि। त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, हटाया राज्यपाल के द्वारा जाएगा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा, वैसे ही जैसे केंद्रीय सूचना आयोग को हटाया जाता है, वैसी प्रोसेस रहेगी आयोग की तरह, लिख सकते हैं आप, ठीक है। वेतन मैंने आपको बताया, वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहे हैं, केंद्र सरकार। अध्यक्ष के लिए 2,25,000 रुपए और सदस्य के लिए भी उतना ही, सेम, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग। ये तो राज्य के विषय में हो गए कि क्या प्रावधान है धारा 15 में। मध्य प्रदेश में भी किया आपने सूचना आयोग का गठन, तो गठन कब किया, 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन हुआ। आधार क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15,
ठीक है। प्रथम आयुक्त है टी.एन. श्रीवास्तव और वर्तमान आयुक्त है ए.के. शुक्ला या अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, जैसे वहां पर हमने पढ़ा हुआ था प्रथम आयुक्त केंद्रीय और वर्तमान आयुक्त, ऐसे यहाँ पर प्रथम और वर्तमान। अभी आपको अगर इसमें कोई चेंजेस मिले तो आप क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरी जानकारी थी सूचना आयोग के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको नहीं एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करिए। उसके बाद क्या होगा, आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखने के लिए और भी वीडियोस हम अच्छी लाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।